डांट पड़नी भी जरूरी है सर, अगर देखा जाए तो मेरे को भी खूब डांट पड़ी है, सीनियर से भी पड़ी है, जजेस से भी पड़ी है, बट सर वही एक्सपीरियंस है, उसी से सीखते हैं। टर्म इक्वल राइट एक्टिविस्ट क्या है, इसका मतलब क्या है? सर एक इक्वल राइट एक्टिविस्ट बेसिकली वी स्टैंड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी। मतलब आपके अकॉर्डिंग मैरिटल रेप को जल्दी से जल्दी क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। गुजरात हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी 2023 की, ठीक है, अंजना मैन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2023 गुजरात हाई। सर उसमें जजमेंट ने जज ने बोला था, जज साहब ने बोला था कि अ मैन इज अ मैन, अ वुमन इज अ वुमन, अ रेप इज अ रेप। वैकेंसीज भी हमारे यहाँ कंटिन्यू नहीं है ना, कि जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी में हर साल वैकेंसीज आती है और वैकेंसीज आती है कम से कम 1000, ठीक है। अब जुडिशरी में अगर सर ये चीज देखें तो जुडिशरी में वैकेंसीज इतनी आती ही नहीं, कहीं वैकेंसीज 10 आएंगी, कहीं 15 आएंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ वकील वानी। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो कि एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स इन दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट। एडवोकेट होने के साथ साथ वो एक इक्वल राइट एक्टिविस्ट है। इतना ही नहीं, वो ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया के भी मेंबर हैं, क्रांतिकारी युवा संगठन के भी मेंबर हैं एंड ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस के भी मेंबर हैं। और इसके अलावा वो पॉलिटिकली एंड सोशली भी एक्टिव हैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। एडवोकेट अनमोल चौधरी। आज के इस पॉडकास्ट में जानेंगे कि और क्या लॉज जो वुमेन के फेवर में अभी भी होने चाहिए, या ऐसे क्या लॉज हैं जो अभी वुमेन मिसयूज कर रही है, जैसे कि 376, 498A, और मेंस के फेवर में और क्या क्या लॉज होने चाहिए, या ऐसे लॉज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको जेंडर न्यूट्रल बना देना चाहिए, और ट्रांसजेंडर्स के भी फेवर में कुछ ऐसे लॉज और इम्प्लीमेंट्स होने चाहिए, अमेंड होने चाहिए। मैरिटल रेप के बारे में हमने बात करी, 3 years मैंडेटरी प्रैक्टिस बिफोर अपेयरिंग फॉर द जुडिशरी एग्जाम्स के बारे में हमने बात करी, और मिनिमम मैरिज एज के भी बारे में बात करी कि लड़कियों की शादी की एज 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दिए जाए, क्या क्या चैलेंजेस फेस करके और क्या क्या उनको फैसिलिटीज मिलेगी जब मैरिज एज 21 साल से ऊपर हो जाएगी। इसके बारे में हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया। और वुमेन को इकोनॉमिकली कैसे हम एम्पावर कर सकते हैं, उनके फेवर में लॉज बना के हम एक वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ा सकते हैं। बट एक ओवरऑल एम्पावरमेंट में इकोनॉमी भी बड़ा फैक्टर प्ले करती है कि वुमेन को इकोनॉमिकली कैसे एम्पावर कर सकते हैं। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं तो इस पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक यंग लॉयर की सोच कि वो प्रैक्टिस के साथ साथ, मतलब इनका मोटिव था कि ये सोशल वर्क करेंगे, इन्होंने लॉ को एज ए मीडियम ऑप्ट किया कि कैसे लॉयर बनने के साथ साथ वो सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो चलिए फिर पॉडकास्ट शुरू करते हैं। वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सर। अच्छा, आपने लॉ कहाँ से करी? आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली लॉ करने की? लाइक कोई आप फैमिली बैकग्राउंड आपका लॉ का है या फर्स्ट जनरेशन लॉयर है? सर मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, और सर मेरे को इंस्पिरेशन लॉ करने की और कहीं से नहीं, मेरे घर से ही मिली मेरे को। अच्छा। तो सर मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो ICS ऑफिसर थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, एंड सर जो मेरे फादर हैं वो भी पॉलिटिकली हमेशा से एक्टिव रहे हैं, एज अ सोशल वर्कर उन्होंने काम करा है। तो सर वहीं से सारी चीज़ें देखता आ रहा हूँ घर से ही कि, तो सर इसलिए मेरे को लगा कि मेरे को भी एज अ सोशल वर्कर काम करना चाहिए, और उस चीज़ के लिए लॉ से बेस्ट फील्ड मेरे को कोई लगी नहीं। तो सर इसलिए मैंने लॉ चूज तो करा। आपने लॉ को एज ए मीडियम ऑप्ट किया कि आप सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे लॉ करने के। हाँ जी। अच्छा सोशल वर्क कर पाएंगे। हाँ जी। ठीक है, आपकी लीगल जर्नी के बारे में या फिर एकेडमिक जर्नी के बारे में बताइए, कहाँ से आपने लॉ करी? जी, मैंने सर 2017 में विप्स में एडमिशन लिया, 2017 से 22 बैच है मेरा, वहाँ से मैंने अपनी लॉ कंप्लीट करी। उसके बाद मैंने पटियाला हाउस कोर्ट में प्रैक्टिस करी, अभी भी करता हूँ सर। 1 साल जब मैंने प्रैक्टिस में काम करा, उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को अपनी फील्ड में अगर और रिफाइंड वर्क करना है और ज़्यादा अच्छे से वर्क करना है तो मेरे को LLM करनी पड़ेगी। तो सर मैंने LLM करी 2023 से 2024 बैच में क्रिमिनल लॉ में। बेसिकली सर मैं क्रिमिनल मैटर्स ही देखता हूँ, कोर्ट में हैंडल करता हूँ। अच्छा जी। और आपका पेरेंट कोर्ट कौन सा है? सर मेरा पेरेंट कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट ही है। अच्छा, मैं पटियाला हाउस कोर्ट में मेजरली आप क्रिमिनल का काम करते हैं। जी। तो आपने पहले लॉ करी, फिर 1 साल वकालत करी, फिर आपने LLM करी, और फिर आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं कंटिन्यू पटियाला हाउस कोर्ट। हाँ जी। ठीक है, आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं जी। तो क्या क्या स्ट्रगल्स आप देख रहे हैं? मतलब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्पेसिफिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। और ऊपर से क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जी। क्या स्ट्रगल आप फेस करते हैं और क्या एक्सपीरियंस क्या रहा है आपका जो आप शेयर करना चाहेंगे? कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, आपने उसको कैसे टैकल किया? सर फर्स्ट जनरेशन लॉयर जो होता है उसमें सर बड़ी सारी दिक्कतें आती हैं जब हम कोर्ट जाते हैं ना। सबसे पहला तो सर फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, ठीक है,
और सर उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी होता है बच्चे में, बिल्कुल है ना। मेंटल जो प्रेशर पड़ता है बच्चे के ऊपर, कोर्ट में जाके खड़े होना, जज के आगे कुछ सबमिशन करना, वो बहुत सारी सर दिक्कतें होती हैं। और शायद मैटर करता है, अगर आपको एक अच्छा सीनियर मिल जाए तो हाँ आप जी। इन सब चीजों से जल्दी ओवरकम कर पाएंगे, या फिर अगर आपको बेटर एक्सपीरियंस मिल रहा है, एक अच्छे जी। चेम्बर आपको मिल जाता है, जी तो क्या होता है, कई बार देखा है, मैं भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, जी तो और अगर कोई आप ऐसे चेम्बर में हो जहाँ आपको अच्छा सीनियर मिल रहा है, तो आपको सीनियर ना चेम्बर में ही रेडी करके भेजेगा, जी, आपको बिल्कुल मेंटली वैसा प्रिपेयर करके भेजेगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, अगर एक सीनियर ने कह दिया कि जाओ जी सीधा ये केस है, ये डिटेल्स है, व्हाट्सअप कर दिया रात को कि सुबह आपने इस केस में जाना है, पता तो है नहीं भाई, फाइल नहीं है, सीनियर ने बोल दिया एडजमेंट लेनी है, कुछ केस का था पता नहीं है, जी कॉन्फिडेंस लैक करता है, बिल्कुल क्योंकि lack करेगा। एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अभी जी। थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली बिना फाइल पढ़े हम डाइस पे खड़े होंगे, तो कुछ लगता है कि चलो कुछ संभाल लेंगे, कि एकदम ही हाँ। एडवर्स ऑर्डर, उस टाइम तो भाई पैर कांपते हैं कि बिल्कुल पैर का जुबान लड़खड़ाएगी, क्या बिल्कुल। क्वेश्चन आ जाए, मेरे को तो बिल्कुल। केस का भी नहीं पता, सीनियर ने बोल दिया जाओ जी एडजमेंट ले आओ। मेरे साथ भी सर ऐसा ही हुआ था। हाँ। जब मैंने नया नया ज्वाइनिंग करी थी, हाँ। तो केस का कुछ इतना पता नहीं था, बट हाँ। सीनियर ने बोल दिया कि जाओ जाके। अब मैं वहाँ थोड़ा, बट ठीक है और सर, हो ये- जाता है, एक्सपीरियंसेस है अपने अपने। और यही सिचुएशन आ जाए कि आप एक दिन पहले सीनियर आपको गाइड कर रहा है कि ये मैटर फाइल पढ़ लो और ये मैटर है, आपको ये सबमिशन करनी है, जी तो शायद वो थोड़ा आपके कॉन्फिडेंस में ही फर्क होता है, आपकी बहुत उम्र फर्क में होता है सर, बहुत फर्क आपका होता है। सीनियर आपको बूस्ट अप करके भेज रहा है तो जी बिल्कुल, बहुत फर्क होता हाँ, है। अदरवाइज तो एक्सपीरियंस ही सीखते हैं हम। अपने Experience आप में भी अगर ऑब्जर्व करें तो बाय द टाइम ही हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं कि जितना हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना हम और डाइस में खड़ा हो रहे हैं, तो जी, ज्यादा बिल्कुल। एक उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। डांट पड़नी भी जरूरी है सर, अगर हाँ। देखा जाए तो। मेरे को भी खूब डांट पड़ी है, सीनियर से भी पड़ी है, जजेस से भी पड़ी है, बट सर वही बिल्कुल। एक्सपीरियंस है, उसी से सीखते हैं, उसी से आगे पता लगता है कि भाई गलती करोगे तो हाँ, सही। अब गलती पर नहीं करनी, तो सर वो वाली बात है। बाकी और चैलेंजेस अभी आप क्या फेस कर रहे हो, कि ये तो एक हो गया कि आप एक्सपीरियंस को लेके, और क्या आप अदर चैलेंजेस फेस कर रहे हो कि काम नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, मेंटल जी। स्ट्रेस है, सीनियर का स्ट्रेस है? सर बेसिकली फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए ना नेटवर्किंग बहुत मेन चीज है। बिल्कुल। अगर आपकी नेटवर्किंग नहीं है, अगर आपको लोग नहीं जान रहे, तो आपके पास केस नहीं आएंगे। हाँ। आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने से डरेंगे बेसिकली। तो सर ये चीज होती है। अब बाकी तो सर यही है सारी चीजें। बाकी जो फैक्टर्स हैं वो तो सभी कर रहे हैं, हाँ, face सभी कर रहे हैं करनी सर, ऐसा पड़ेगी। कुछ नहीं है। हाँ। First अच्छा, generation नेटवर्किंग आपने बात करी, आपने लॉ LLM भी और लॉ भी दिल्ली IP यूनिवर्सिटी से करी, आप खुद भी रहने वाले दिल्ली से हैं, जी तो मतलब मेरे को लगता है आपने थोड़ा स्मार्ट मूव किया है कि इसमें आपको नेटवर्किंग भी दिल्ली में मिल जाएगी, हाँ जी, और प्रैक्टिस में भी नेटवर्किंग का हेल्प तो मिलेगा ही। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थोड़ी बहुत नेटवर्किंग तो है ही सर, कि थोड़े बहुत केसेस आ जाते हैं, हाँ। कोई इशू नहीं होता उसमें। अब बात करते हैं सर इक्वल राइट एक्टिविस्ट पे, जो जी। आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो। ये टर्म इक्वल राइट एक्टिविस्ट क्या है, जी इसका मतलब क्या है? सर, एक इक्वल राइट एक्टिविस्ट बेसिकली वी स्टैंड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, एंड हम सर इसके अगेंस्ट जो भी सर लॉज हैं, जो भी सर लॉज में ऊपर नीचे जो भी होता है, हम उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं। हम सर मेंस, वुमेन्स, ट्रांसजेंडर्स, LGBTQ सबके लिए सर हम खड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, हम सर किसी एक जेंडर की बात नहीं करते, हम सबकी बात करते हैं। अच्छा, इक्वल राइट एक्टिविस्ट एज ए टर्म, मतलब कि आप ना ही सिर्फ किसी एक फेमिनिज्म पार्ट, वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही सिर्फ मेंस राइट को सपोर्ट कर रहे हैं, और ना ही सिर्फ LGBTQ, बल्कि आप सबको सपोर्ट कर ओवरऑल रहे हैं। सर सबको, जो भी मतलब लैग कर रहा है कहीं पे, आप उसके लिए खड़े हैं। हाँ जी, कोई भी अगर सर लॉ हाँ। लैक करता है, हमें लॉ में कमी लगती है, तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। अच्छा, सर हमारे ये काम रहता है एज ए Okay. इक्वल राइट एक्टिविस्ट। ठीक है। तो सर आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी को एज ए इक्वल राइट एक्टिविस्ट, मतलब क्या क्या काम आपने अभी तक किए हैं, या फिर क्या आप प्लान कर रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या है जी एज ए इक्वल राइट एक्टिविस्ट? जी सर, देखिए लॉ में अगर मैं वुमेन्स की बात करता हूँ, वुमेन्स के लिए सर जहाँ जहाँ मेरे को जो मेरी पर्सनल सजेशंस है कि जहाँ जहाँ लैक कर रहा है लॉ अभी भी, वो सर सबसे जो मेन चीज़ है मैरिटल रेप। मैरिटल रेप में सर अभी भी अगर आप देखेंगे तो वो अभी सिर्फ एक सिविल सूट है, वो उसको क्रिमिनलाइज नहीं करा गया है अभी भी ना। ठीक है। और सर इस चीज के ऊपर हमारा थोड़ा सोचना है कि मैरिटल रेप अगर क्रिमिनलाइज हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक सर गुजरात हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी 2023 की, ठीक है।
अंजना मैन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2023 गुजरात हाई कोर्ट। ठीक है। ठीक है सर, उसमें जज ने बोला था, जज साहब ने बोला था कि अ मैन इज अ मैन, अ वुमन इज अ वुमन, अ रेप इज अ रेप। ओके। चाहे वो रेप हस्बैंड करे या मैन करे, लेकिन वो हस्बैंड भी मैन ही है, तो रेप ही है ना। तो सर ऐसे ही है, बट अभी इसमें क्रिमिनल लॉ आया नहीं है, तो हम चाहते हैं कि इस मैरिटल रेप में क्रिमिनल लॉ आए। मतलब आपके अकॉर्डिंग मैरिटल रेप को जल्दी से जल्दी क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। कर देना चाहिए सर। और अदरवाइज आप मेंस लॉ के बारे में आपका क्या कहना है कि ऐसे कौन से लॉज जो हैं वो मेंस के फेवर में डेवलप होने चाहिए, या कौन से लॉज जो हैं आज के टाइम पे मेंस को थोड़ा फेवर नहीं कर रहे हैं, जहाँ उनको दिक्कत आ रही है? कुछ जो जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए। जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए, हाँ जी। तो सर जो BNS 2023 है, उसमें सर अगर हम देखें तो सेक्शन 74 सर है कि असॉल्ट एंड यूजिंग ऑफ क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट वुमेन इंटेंड टू आउटरीच द मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन। तो ये है सर हमारी, अगर इसमें डिमांड है, इतनी सी एक छोटी सी डिमांड है कि आप वुमेन वर्ड को हटा के अगर पर्सन कर दीजिए, तो उसमें मेंस भी इंक्लूड हो जाएंगे, वुमेन्स भी इंक्लूड हो जाएंगी, ट्रांसजेंडर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। मोडेस्टी तो सर हर कोई कैरी करता है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वुमेन ही कैरी करती है। ऐसा ही सर हमारा, अगर हम सेक्शन 75 देखें BNS में, सेक्शन 75 डील्स विद सेक्सुअल हरासमेंट। तो सर सेक्सुअल हरासमेंट अगर चलो हम मान लेते हैं मेंस के लिए नहीं होती, मेंस के लिए हम एक बार को मान लेते हैं, बट सर क्या ट्रांसजेंडर्स के लिए नहीं होती? उनके लिए भी तो सेक्सुअल हरासमेंट है ही ना। तो सिर्फ उसमें सर वुमेन वर्ड मेंशन कर रखा है। तो हमारी सर यही डिमांड्स है कि वुमेन के साथ साथ ट्रांसजेंडर्स को भी ये चीज मिले, राइट मिले इस चीज का। एंड सर आप खुद देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो संविधान है, संविधान का आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो सर आप बताइए कि इसमें इक्वलिटी कहाँ हो रही है? नहीं हो रही ना। ठीक है, तो आप इन सब लॉ को लाने के लिए या ये सब चेंजेस के लिए कैसे कैसे आप काम कर रहे हैं सोसाइटी में? लाइक आपकी प्लान ऑफ एक्शंस क्या है? जी सर, अभी तो जो मेरी टीम है, हम रिसर्च करते रहते हैं। हम आगे CGI को भी लेटर्स भेजते रहते हैं कि इसमें ये चीज होनी चाहिए, चेंजेस आने चाहिए। अच्छा। एक आध कुछ रिप्लाई भी आया सर, अभी हम और उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा। तो सर सेक्शंस में कुछ तो कमियां है ना। तो बेसिकली आप अभी ऐसे लॉज पे रिसर्च कर रहे हैं जो और जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सर सारी चीजों के लिए रिसर्च कर रहे हैं। जो मेरी टीम है वो सिर्फ ये जेंडर बायसनेस ही नहीं देख रही, वो वुमेन्स के हित के लिए भी बात कर रही है। अब सर जैसे अभी नया जो रूल आया है 3 साल वाला, 3 साल के बाद ही आप पेपर एग्जाम दे सकते हैं जुडिशरी का, आपको भी सर पता होगा। तो सर आपको क्या लगता है उसके बारे में, आपकी क्या राय है? 3 साल वाले 3 साल की जुडिशरी जो मैंडेटरी प्रैक्टिस कर दी गई है ना अभी, इसके बारे में हमने एक डिटेल डिस्कशन करी है रीसेंट पॉडकास्ट में। नजीब खान सर, थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन, तो उनके साथ हमने डिटेल डिस्कशन करी है, जिसपे उनका भी कहना था कुछ इसके प्रोज हैं और कुछ कॉन्स हैं। प्रोज जो लगता है कि एक ना मैच्योरिटी आ जाती है कोर्ट के डेकोरम को डील करने में, लाइक लॉयर्स को डील करने में। जो डिस्कशन हमने उनके साथ भी करी थी, ये था कि अगर एक 26 साल का बच्चा जो है या 26 साल का आदमी एक जज बन जाता है और उसके सामने लॉयर खड़ा है जिसका एक्सपीरियंस इज मोर देन 26 ईयर्स। यस एग्जैक्टली। ठीक है, अब वो कैसे डील करेगा? अब भाई वो तो थोड़ा सा ओवर पावर कर देंगे ना कुछ कुछ सिचुएशंस में, कोर्ट रूम एक्शंस को, वर्किंग को, कल्चर से वो ज्यादा वो है। तो इन सब चीजों को लेके थोड़ा सा मैच्योरिटी डेवलप हो जाएगी जजेस की। जी। ऐसा एक इसके प्रोज हैं, हो सकती है। ऑल्दो उनकी ट्रेनिंग का पार्ट रहता होगा जुडिशियल ट्रेनिंग का, जिसमें बट मुझे लगता है कि अगर वो एज ए लॉयर प्रैक्टिस करेंगे, फील्ड में नहीं, थोड़ा सा और मैच्योरिटी डील होगी। या फिर कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस में, अभी जो रिसेंटली दिल्ली के अंदर काफी सारे JMFCs जो काफी यंग आए हैं जी, तो वो कई बार रीडर से पूछ रहे होते हैं हाँ जी कि इसमें क्या करें, है ना। अब जज ठीक है, हर कोई सीखता है, हम लोग भी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे हम कोर्ट स्टाफ से भी जाके पूछते हैं कि इसमें कैसा होगा, ठीक है। लेकिन वो शायद एक जब वो 3 साल की प्रैक्टिस होगी तो यहाँ पे उनको जजेस को ये करने की जरूरत नहीं होगी। एक केस था, उसमें क्या हुआ, JMFC थे, ऑर्डर लिखवाया उन्होंने और नई उनकी पोस्टिंग थी, फर्स्ट डे था एज ए जज, और कोर्ट स्टाफ पुराना था। अभी जो पुराने जज थे वो तो डिटेल ऑर्डर लिखवाते थे, उनकी जो वर्किंग थी
तो उनके साथ फिक्स थी। अब वो नए जज साहब आए, उन्होंने कहा कि इसमें समन के ऑर्डर कर देना, इसमें ये ऑर्डर कर देना, इसमें वारंट्स कर देना। अब स्टेनो कह रही है कि वारंट्स बेलेबल या नॉन बेलेबल, बताओ तो सही। जज साहब ने तो बोल दिया इसमें वारंट्स कर देना, ठीक है। अब उसको उसी के बेसिस पे ऑर्डर टाइप करना है, पूछ सकती नहीं है वो कि उसको थोड़ा सा देख रहता है कि अभी तो फेमिलियर भी नहीं है वो लोग। जी। और वो रेंट कर रहे हैं बाद में कि जज साहब ये बोल गए वारंट कर रहे हैं, मैं क्या लिखूं इसमें, मैं बाद में साइन कराने जाऊंगी ऑर्डर तो कहेंगे मैंने तो नॉन बेलेबल कहा था, तुमने बेलेबल लिख दिया। तो ये सारी जो सिचुएशंस है ना, ये शायद अगर कोई लॉयर अगर 3 साल की प्रैक्टिस पहले कर लेगा और फिर जुडिशियल सर्विस के एग्जाम देगा तो वहां पे काफी फेवर करेगा। इसके कॉन्स अगर डिस्कस करें तो कॉन्स में ये है कि अगर हम बच्चे के प्रोस्पेक्टिव से देखें जो जुडिशियल सर्विस के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, यार फाइनेंशियल चैलेंजेस कितने आएंगे, है ना। अब लिटिगेशन में सर्वाइवल करना कितना मुश्किल है। अब कोई बंदा सिर्फ जुडिशियल सर्विस के एग्जाम्स के लिए 3 साल लिटिगेशन में सर्वाइव करे, फिर एग्जाम दे, अगर एग्जाम ना निकला, वो आज 30 साल का हो गया बच्चा, बिल्कुल सर। अब उसके बाद क्या रह गया फिर, वो अगर वकालत चली नहीं चली तो काफी सारी दिक्कतें हैं, उसको प्लान बी लेके चलना पड़ेगा। अगर सर हम इसको वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से देखें, वुमेन्स की अगर साइड से अगर हम देखें, इसको तो बहुत चैलेंजेस हैं। 18 साल में एक लड़की कॉलेज गई, ठीक है, अगर उसने 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करा BLLB, तो उसमें 5 साल उनके और लग गए, वो 23 की हो गई, ठीक है। अब 23 के बाद उनको 3 साल वो वेट करे, 26 में जाकर वो प्रिपरेशन, चलो प्रिपरेशन पहले से ही स्टार्ट कर रही है, बट एग्जाम्स देना स्टार्ट करे 26 में। और सर हर कोई तो इतना होशियार है नहीं कि फर्स्ट पहले अटेम्प्ट में निकाल देगा। तो सर फैमिली प्रेशर फिर वहां से क्रिएट होने लग जाता है कि लड़की बड़ी हो गई है, 26 साल की हो गई है, शादी, सारी चीजें होती हैं सर हमारे यहाँ पर। तो सर इस चीज से भी अगर प्रेशर रहता है कि अभी क्या होता है कि वो लिटिगेशन कर रहे हैं, ऊपर से शादी का प्रेशर है, बिल्कुल काफी वुमेन्स के लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो गया है। और सर वैकेंसीज भी हमारे यहाँ कंटिन्यू नहीं है ना, कि जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी में हर साल वैकेंसीज आती है, और वैकेंसीज आती है कम से कम 1000, ठीक है। अब जुडिशरी में अगर सर ये चीज देखे तो जुडिशरी में वैकेंसीज इतनी आती ही नहीं, कई वैकेंसीज 10 आएंगी, कहीं 15 आएंगी, ज्यादा से ज्यादा यूपी साइड में, अगर यूपी में ज्यादा वैकेंसीज है तो यूपी में ज्यादा आ जाती है, बट हर स्टेट में नहीं आती। ये भी चीज सर देखनी पड़ती है, तो सर ये भी है। तो ये सर काफी चैलेंजेस जो है वो जो वुमेन फेस कर रही हैं। और आपको क्या लगता है वुमेन लीगल प्रोफेशन में और क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं? वुमेन सर, या लीगल प्रोफेशन नहीं, अदरवाइज जो लॉ अभी है पड़ा जो वुमेन के फेवर्स में, आपको लगता है कि कुछ जगह और भी लैग कर रहा है, या और कोई लॉज जो है वुमेन के फेवर में आने चाहिए? जी सर, अगर हम देखें तो मेंस्ट्रुअल लीव एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे कोई बात नहीं करता। अच्छा। तो सर मेरे को लगता है कि सरकार को मेंस्ट्रुअल लीव देना चाहिए वुमेन्स को इस चीज में, बट सर इसमें अभी टोटल इंडिया में सिर्फ 3 स्टेट्स ऐसी हैं, एक ओडिशा, एक बिहार एंड एक केरल। यहीं पे सर स्टेट गवर्नमेंट इनको मेंस्ट्रुअल लीव देती है महिलाओं को। बिहार में सर मेंस्ट्रुअल लीव 2 मेंस्ट्रुअल लीव मिलती हैं, 2 डेज की मिलती है महिलाओं को। अच्छा। उड़ीसा में 1 दिन की है एंड केरला में भी 1 दिन की है अभी। बट सर मेरे को लगता है कि ये ऑल ओवर इंडिया में होना चाहिए, हर स्टेट में होना चाहिए। ये मुद्दा सर सुप्रीम कोर्ट भी गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को गाइड करा, सेंट्रल गवर्नमेंट को गाइड करा कि सर आप इसकी पॉलिसीज पे वर्क करें एंड काम करें। तो सर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, बाकी देखते हैं। बट सर एक ये मुद्दा है मेंस्ट्रुअल लीव का भी जो वुमेन्स को मिलना चाहिए। अच्छा मुद्दा है आपका जो आपने नोटिस किया है। और अदरवाइज इसके अलावा कुछ और? सर इसके अलावा सर अगर आप हम देखें तो जो हमारे इंडिया में मेंस की लीगल एज है मैरिज की वो 21 साल है, 21 ईयर्स। बट सर वहीं वुमेन्स की एज है 18 साल, 18 ईयर्स। तो सर अगर सारी चीजें इक्वल है, अगर हमारा देश इक्वालिटी में बिलीव करता है, तो सर वो वुमेन्स की भी एज 21 साल कर दे तो उसमें कुछ इशू तो होना नहीं चाहिए मेरे को लगता है। शायद हो सकता है कि वुमेन्स जल्दी मैच्योर हो जाती है इसलिए 18 साल रखे होंगे। मैच्योर तो सर आजकल 12th के बच्चे ही हो जाते हैं, मैच्योर तो सर बच्चा लड़का भी हो जाता है 18 साल में, उतना ही मैच्योर हो जाता है सर। खून और दिल तो एक ही है। आप कह रहे हैं कि लड़कियों की भी मैरिज एज 21 कर दें? हाँ जी। कोई स्पेसिफिक रीजन, मतलब इसके पीछे आपका सपोर्टेड वो क्या है, आर्गुमेंट्स क्या है कि आप सर किसी क्यों? हम तो दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली एक उभरता हुआ शहर है, सारी चीजें, बट सर जो गांव के आसपास के जो गांव लगते हैं, सारी चीजें लगती है, जो अभी भी लोग
पिछड़े हुए हैं। वहां पर सर वेट करते हैं कि लड़की 18 साल की हो जाए तो अब तो वो लीगल है, अब तो सरकार भी हमें नहीं रोक सकती, उसकी जल्दी शादी करा दी जाए। तो सर इसलिए थोड़ा सा इसमें और डिले हो जाए, लड़की और थोड़ा मैच्योर हो जाए, वो अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे ले, क्योंकि सर 18 साल में तो 12th ही कंप्लीट होती है। 12th के बाद अगर कॉलेज जाना है तो उसमें भी तो 3 4 5 साल लगते हैं। तो सर वो सबको नहीं कह रहा, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी है जिनको अभी भी ये राइट नहीं मिलता होगा कॉलेज मतलब जाने का। ऐसा है कि अभी जो लड़कियां हैं कि उनके ऊपर शादी का प्रेशर थोप देते हैं परिवार वाले, जी। जिसके चलते वो शायद अपना करियर परस्यू नहीं कर पाते हैं। हाँ जी, अब वो 21 साल तक की एज लिमिट हो जाएगी तो ये तो हो गया, घर वाले 21 साल तक तो जबरदस्ती नहीं नहीं कर सकते सर। एग्जैक्टली एटलीस्ट भाई वो उस एज तक अपनी ग्रेजुएशन तो निकाल लेगी, एग्जैक्टली उसके ग्रेजुएशन बाद निकाल लेगी, अपने आप हाँ। समझदार हो जाएगी। हाँ समझदार होगी, वो जी। मेच्योरिटी डेवलप होगी और जी। चीजों को हिसाब से हैंडल कर पाएगी। जी, राइट, और राइट। क्या पता सेल्फ इंडिपेंडेंट भी हो जाए, जॉब लग जाए। अगर कोई ग्रेजुएशन कर ली, कोई डिग्री ले ली, जॉब लग जाए और अगर अर्न करने लग जाएगी तो फैमिली वालों को फिर क्या पता लगे कि हाँ बच्चा हमारा और तो समझदार है। फैमिली तो वालों के पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि उनकी शादी 21 से पहले करा दो, तो 21 से हाँ लेट ही जी, करना कि है। और पढ़ा लिखा सके। फैमिली वालों को क्या पता खुद ही थोड़ा लगे कि हाँ ठीक है, अगर बच्चा इतना समझदार है, जॉब कर रहा है, तो उसको थोड़ा और टाइम मिल जाएगा, जो ये शादी का थोड़ा और कूलिंग पीरियड और थोड़ा बढ़ जाएगा। ये बताना चाह रहा अच्छी हूँ। रहेगी। अच्छा जी। और सर इसके बारे में अगर बात करें तो इसको कैसे आप मतलब देखते हैं कि कैसे आप 21 एज तक लिमिट इसको ले जाएंगे, मतलब कि आप बहुत सारे ऐसे वुमेन्स को अपने एनजीओ के साथ जोड़ के और आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाएंगे जी 18 से 21 करो, इतनी सारी लड़कियां जी। जो है इसको सपोर्ट कर रही हैं जी सर, society में। जी ये सर, आपके thinking है? इतना तो नहीं सोचा कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, बट सर एनजीओ बनाने का सोचा है। एनजीओ बनाएंगे, उसमें सर छोटा काम नहीं है एनजीओ बनाना। एक्चुअली मैंने इन डेप्थ अगर मैंने उसमें चीजें देखी हैं कि पेपर वर्क सारी चीजें बहुत लंबा प्रोसीजर है, उसमें टाइम लगता है। एंड सर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं एनजीओ बनाने की भी, लोग जोड़ रहे हैं धीरे धीरे। सर जब मैंने स्टार्ट करा था ये सारी चीजें तब हम 3 4 लोग ही होते थे, रिसर्च करते थे, अपने आपस में डिस्कशन करते थे। बट सर अब काफी मेरे पे कम से कम 70 80 लोग हैं जो हम रिसर्च करते हैं, सारी चीजें करते हैं। अच्छा एंड आपको जान के खुशी होगी कि उसमें से कम 25-30 एडवोकेट्स भी हैं, okay. और उसमें लड़कियां भी हैं। कम से कम 10-12 लड़कियां भी हैं एडवोकेट्स जो रिसर्च करती हैं, जो सारी चीजें करती हैं। और वही मेरे को आजकल ज्यादा गाइड करती है। पहले मैं उनको गाइड करता था, वो मेरे को गाइड करती है कि इन लॉज में कमी है, इन लॉज में कमी है। तो सर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे क्योंकि हैं। वो खुद फेस कर रहे हैं, बिल्कुल। तो बेटर बता पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर अभी हमने बात करी कि जो ये सारे और लॉज जो हैं वुमेन्स के फेवर में और आने चाहिए, जी और अगर हम देखें कि वुमेन्स को इकोनॉमिकली भी कैसे एम्पावर करें, जो वीकर सेक्शंस में वुमेन्स रह रही हैं, जी 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 ऐसे क्या क्या और चेंजेस आने चाहिए या गवर्नमेंटल पॉलिसीज ऐसी आनी चाहिए जिसमें इकोनॉमिकली थोड़ा सा और एम्पावर वुमेन हो। और प्लीज ये इसमें एलिमनी और मेंटेनेंस को मत करना। उसके अलावा सर देखिए, जहाँ तक बात रही एनिमनी और मेंटेनेंस की, तो सर जो उनका हकदार है उनको मिलती है, जो जरूरतमंद है उनको मिलनी भी चाहिए। तो सर ये तो एक काफी वाइड टॉपिक है अगर हम बात करेंगे इसके बारे में। बाकी सर अगर हम बात करें इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट के बारे में, तो सर मेरे को लगता है कि जो नई जो इंटरप्रेन्योर्स है, जो न्यू लेडीज जो इंटरप्रेन्योर्स है, वुमेन्स इंटरप्रेन्योर्स है, उनको सरकार को लो इंटरेस्ट पे लोन्स देने चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस स्टार्ट कर सके, सारी चीजें स्टार्ट कर सके। और सर सरकार को रूरल एरिया पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। रूरल एरिया में नई नई स्कीम्स लॉन्च करें, एम्प्लॉयमेंट ड्राइव्स लॉन्च करें, जॉब गारंटी स्कीम लॉन्च करें। इन सब चीजों से सर मेरे को लगता है कि काफी इम्पैक्ट आएगा, महिलाओं को और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छी आपने रिसर्च कर रखी है, क्या क्या फैक्टर्स थोरली आपने स्टडी कर रखे हैं वुमेन्स के फेवर में। बट सर एक और बात क्वेश्चन मेरे मन में आया कि इतने सारे लॉज ऑलरेडी वुमेन्स के फेवर में है, ऐसा नहीं कि वुमेन्स के फेवर में है तो वहाँ मिसयूज हो रहा है। ऑब्वियसली जहाँ पावर ज्यादा होती है पावर का मिसयूज होता है। हाँ, तो सर जैसे रेप का प्रोविजन है, काफी मिसयूज हो रहा है लड़कियों की तरफ से। वैसे अदरवाइज रेप के प्रोविजन के बारे में आपका क्या कहना है? इसको भी थोड़ा सा जेंडर न्यूट्रल नहीं होना चाहिए था? जो आप एज ए इक्वल राइट एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है, अभी हमारी डिस्कशन मोर और लेस फिर भी घूम फिर के वुमेन्स पे ही जा रही है। हाँ जी, इक्वल राइट एक्टिविस्ट होने के बाद भी हम किसी एक के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे मेंस के बारे में भी, ट्रांसजेंडर्स के बारे में भी, रेप का प्रोविजन, क्योंकि होता तो लड़कों के साथ भी है। बिल्कुल 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 सर, हमें भी सर ये बिल्कुल लगता है कि सर जो अब बीएनएस में रेप का प्रोविजन है वो सेक्शन 63 है बीएनएस में।
तो सर अगर हम पहले देखें आईपीसी में मेंस एंड ट्रांसजेंडर्स के लिए भी एक सेक्शन दे रखा था, जिसमें अगर उनके साथ रेप होता है या उनके साथ कुछ भी ऐसा होता है तो वो उस सेक्शन के अंडर उसमें एफआईआर लॉन्च करा सकते थे, कंप्लेंट फाइल करा सकते थे। बट सर अब जो बीएनएस आया है उसमें मैं आपको बताऊं कि सेक्शन 63 में ना ही मेंस इंक्लूड होते हैं ना ही ट्रांसजेंडर इंक्लूड होते हैं। तो सर इसमें मेरे को थोड़ी कमी लगती है कि अगर इसमें मेंस और ट्रांसजेंडर भी, या चलो आप रेप के सेक्शन को 63 को नहीं चेंज कर सकते क्योंकि सर काफ़ी डिबेट्स हुई हैं, सारी चीज़ें हुई हैं, तो उसमें नहीं कुछ हो पाया। तो आप एक नया प्रोविजन बना दीजिए, नया सेक्शन दे दीजिए मेंस और ट्रांसजेंडर्स, तो नया सेक्शन दे दीजिए, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम थोड़ी है। तो सर ये मेरी डिमांड रहेगी कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं सर, रिसर्च चल रही है, सारी चीज़ें चल रही हैं, देखते हैं सर आगे क्या रहता है। अच्छा, मिस यूज पे जैसे हमने शुरू किया था 376, तो मिस यूज 498A का भी हो रहा है। अब इसके ऊपर क्या कहना है आपका कि 498A एज ए टूल यूज कर रही है लेडीज, मतलब वुमेन्स टूल यूज कर रही है, या जेन्युइन मतलब हेल्प मिल रही है 498A से? जी, क्या रियलिटी है मार्केट में? तो सर मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि अभी हाल फिलहाल में एक आरटीआई डली थी, तो उस आरटीआई में रिवील होता है कि पिछले 4 साल में दिल्ली में 9,950 498A के केसेस डले, ठीक है। उसमें से सर सिर्फ 23 केसेस में कन्विक्शन हुआ। मतलब अप्रोक्सीमेटली 10,000 केसेस में से मात्र 23 लोगों को कन्विक्शन हुआ। जी जी, 1% भी रेशियो नहीं हुआ, कम है, उससे भी कम ही है सर। और सर 700 कुछ केसेस में एक्विटल हो गया, एंड बाकी रिमेनिंग जो भी बचे हुए केसेस थे वो हाई कोर्ट से क्वैश हो गए। तो सर ये हाल है हमारा दिल्ली में। ये सर सिर्फ मैं दिल्ली का आपको डाटा बता रहा हूँ, दिल्ली में जो आरटीआई फाइल हुई उसका बता रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया का नहीं है, सिर्फ दिल्ली में, दिल्ली स्टेट में सर ये चल रहा है। तो सर क्या रीजन लगता है आपको इतने सारे बल्क केसेस डलने का? मतलब सेटल क्वैश हो गए, मतलब सेटल हुए हैं तभी क्वैश हुए हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो इसके 2 रीजंस हो सकते हैं, या तो कि ठीक है वो दोनों पार्टीज लड़ के थक गई, ठीक है, अब उनको समझ आ गया कि यार खत्म ही करते हैं। दूसरा कि केस डालने वाले का मोटिव यही था कि मुझे तो पैसा चाहिए, जिस दिन पैसा मिल गया चलो जी बाहर। सर अगर क्वैशिंग हुई है तो क्वैशिंग तो कुछ तो सेटलमेंट पे ही हुई है। तो सर ये मैक्सिमम केसेस हम भी देखते हैं नॉन रेगुलर प्रैक्टिस में, हाई कोर्ट में बिल्कुल सर। कंसेंट क्वेश्चन कोई 10 लगे तो जिसमें से शायद 7 से 8 तो 498 के कंसेंट क्वेश्चन लगी होती है। जी जी बिल्कुल। तो हमने बात करी अभी 498 के बारे में कि कितना यूज कितना मिसयूज हो रहा है, वो डेटा क्लैरिफाई कर रहा है, सारी चीज अपने आप में जस्टिफाइड है। इसके अलावा सर आपको क्या लगता है कि और भी कोई ऐसा प्रोविजन है जिसमें कुछ चेंज होना चाहिए? जो जेंडर बायस्ड है, जेंडर बायस के, ठीक है सर। इसमें अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें, उसमें सर एक सेक्शन है, सेक्शन 19, वो सर जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है। अच्छा, कि जब मेन एंड फीमेल, जब वो अगर उनको डिवोर्स लेना हो तो वो कहाँ डिवोर्स केस फाइल कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ, बेटर समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल सर, हस्बैंड वाइफ दिल्ली में रह रहे हैं, अब हस्बैंड को जाना पड़ गया मुंबई फॉर जॉब रीजंस एंड वुमेन को जाना पड़ गया बेंगलोर फॉर जॉब रीजंस। अब उनकी आपस में लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, नहीं बन पा रही है और उनको डिवोर्स फाइल करना है। तो सर जो मैन है ना, वो मैन सिर्फ डिवोर्स फाइल कर सकेगा जहां पर वो उसका रेजिडेंस है दिल्ली में, या जहां वो अपनी वाइफ के साथ रह रहा था। ये 2-3 जगह वो केस फाइल कर सकेगा। बट सर अगर वहीं देखा जाए वुमेन्स का, तो वुमेन सर बेंगलोर में भी केस फाइल कर सकती है। बेंगलोर में हालांकि वो मेन के साथ नहीं रह रही, ना उनका वहां पर कुछ हुआ, बट फिर भी वो महिला बेंगलोर से भी केस फाइल कर सकती है। ये सर सेक्शन 19 का क्लॉज 3A है। तो सर उसमें ये चीज डिफाइंड है। तो सर इसमें थोड़ा मेरे को लगता है कि जुरिडिक्शन का दोनों को इक्वल राइट देना चाहिए कि मैन भी कहीं भी कर ले या वुमेन भी कहीं भी कर ले डिवोर्स फाइल। ठीक है। इसमें सर एक्चुअली क्या होता है कि इसमें ना मैन हरास होता है कि उसको अगर तारीख लगी, कुछ भी लगी, तो उसको वहां जाना पड़ रहा है, बेंगलोर जाना पड़ रहा है केस लड़ने के लिए। हालांकि महिला बेंगलोर ही रह रही है तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो सर ये सारी काफी डिफिकल्टीज आती है मेंस को जो फेस करनी पड़ती है। थैंक यू सो मच भाई जी, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। जो आप जिन फैक्टर्स पे काम कर रहे हैं एज ए इक्वल राइट एक्टिविस्ट, आपने काफी अच्छे से रिसर्च कर रखी है इन फेवर ऑफ वुमेन्स, मेंस,
ट्रांसजेंडर्स और जी। माइनॉरिटीज पे भी कर रखी हाँ होगी जी। आपने। बिल्कुल सर। और तो काफी अच्छा लगा बात करके आपसे एज ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर, आप अपने स्ट्रगल्स के साथ साथ सोसाइटी के लिए जो आप कर रहे हैं। जी, थैंक यू मंशु जी, थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक पॉडकास्ट में हमारे साथ बने हुए हैं तो इसका मतलब ये पॉडकास्ट कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा, इंटरेक्टिव लगा और वैल्यूएबल लगा। आज का ये पॉडकास्ट करने का हमारा मोटिव ये था कि हमारे ये वकील भाई जो प्रैक्टिस के साथ साथ सोशल वर्क भी कर रहे हैं, और हमारा मकसद था कि इनके सोशल एक्टिविटी को आप तक पहुंचाया जाए। अगर आपके भी कुछ सजेशन हैं जो आप इन्हें देना चाहते हैं कि जिन मुद्दों पे ये और काम कर पाए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। दैट विल बी अप्रिशिएटेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Please like and subscribe.